नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी टावर। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के वीर पुत्र, वीरों के वीर महाराणा प्रताप की बायोग्राफी या जीवनी। ठीक है, और ये वही महाराणा प्रताप है जिससे अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह भी थर थर काँपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले महाराणा प्रताप के शुरुआती जीवन के बारे में देख लेते हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा उदय सिंह और उनकी पत्नी जयवंता या जयवंत कुंवर, ठीक है, तो उनकी पत्नी जयवंता बाई के घर महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में जन्म हुआ। और तिथि के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में, और 2020 में यह दिन आएगा 25 मई के दिन। इनके जन्म स्थान के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ जन्म स्थान कुंभलगढ़ को मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार इनके जन्म स्थान को पाली के महलों को भी मानते हैं। और पाली के महल, क्योंकि जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उस समय महाराजा उदय सिंह या महाराणा उदय सिंह युद्धों एवं सुरक्षा की दृष्टि से घिरे हुए थे। उस समय जोधपुर के राजा, एक मालदेव नाम का राजा था जोधपुर में, और उसका वर्चस्व था और मेवाड़ से उनका तनाव भी चल रहा था। लेकिन पाली के राजा, जो कि महाराणा प्रताप के रिश्ते में नानाजी लगते थे, और ये जो पाली के राजा थे ये मालदेव के एक सामंत थे, मतलब मालदेव के अधीन में ये राज्य करते थे, इसलिए पाली में महाराणा प्रताप को कोई खतरा नहीं था। इसके अकॉर्डिंग कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म पाली के महलों में ही हुआ। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ के किले की एक विशेषता है कि कुंभलगढ़ का किला विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार और 9 मीटर चौड़ी दीवार इस किले की है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किले की, जो कि राजस्थान के राजसमंद, वर्तमान में राजसमंद जिले में पड़ता है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको 2013 में घोषित किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। महाराणा प्रताप की नेतृत्व क्षमता बचपन में ही विकसित हो गई थी। वे खेल भी राजा महाराजा वाले खेलते थे और इसमें उनके नेतृत्व का उदाहरण मिलता था। और जैसे जैसे बड़े हुए, प्रजा, मंत्रीगण और जो सामंत लोग थे या सरदार लोग थे, उनके चहेते कुंवर के रूप में उन्होंने अपना ध्यान आकर्षण में लिया। ठीक है, शक्तिशाली, 7.5 फीट ऊंचाई, चौड़ी छाती देखते ही बनता था। युद्ध कौशल में पारंगत योद्धा महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और उनके भाले का वजन था 81 किलो, और उनके जो कवच था उस कवच का वजन था 72 किलो। और बाकी भाले, कवच, ढाल और तलवार सबको मिलाकर टोटल वो 208 किलोग्राम वजन अपने साथ लेकर लड़ते थे। आप सोच सकते हैं कि वह कितना ताकतवर इंसान होगा जो 208 किलो का वजन लेके अपने साथ लड़ता था और 110 किलो का खुद था। जिस समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 के लगभग, उस समय मुगल साम्राज्य खतरे में था और शेर शाह सूरी, जो कि सूरवंश का राजा था, वह हुमायूं, जो कि अकबर, जो ये अकबर है, तो अकबर के पिता को उसने हरा दिया था और भगा दिया था। तो ये मुगल साम्राज्य भी अपनी नींव जमा रहा था। उस समय वापस आए और हुमायूं ने राज्य स्थापित करा। फिर 1556 में अकबर को, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो अकबर को बहुत कम उम्र में नया मुगल सम्राट घोषित किया गया और अकबर अपने सेनापति बैरम खान की मदद से साम्राज्य का विस्तार करने लगा। अकबर चतुर और बुद्धिमान था। ठीक है, उसने अपनी विशाल सेना के बल पर ज़्यादातर राज्य बिना लड़े ही जीत लिए। वह संधि करता था, जिस भी राज्य को जीतता था वहाँ के राजा को बंदी न बनाकर उसे वहाँ का राजपाट दे देता था और अपने अधीन उससे राज करवाता था। तो यह नीति उसकी काफ़ी सफल हुई और इसके चलते उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और लगभग पूरे हिंदुस्तान का वह बादशाह बन गया था। और इसी के कारण बहुत सारे हिंदू राजाओं ने अपनी प्रजा व सेना की रक्षा के लिए अकबर से संधि भी की, क्योंकि अकबर की सेना बहुत विशाल थी और उसका मुकाबला करना कठिन था। लेकिन एक राज्य था मेवाड़, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसे मेवाड़ चाहिए था। अकबर को मेवाड़ चाहिए था,
क्यों चाहिए था? क्योंकि पश्चिमी तट गुजरात से वह विदेशों में व्यापार करता था और उसे इसके लिए मेवाड़ राज्य से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन मेवाड़ी राजा उसके व्यापार में बाधा डाल रहे थे और ज़्यादा कर या टैक्स की मांग करते थे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मेवाड़ अकबर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी के चलते अकबर ने 1568 ठीक है 1568 में रातों रात धोखे से सेना मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के सामने खड़ी कर दी और डेरा डाल दिया। अब चित्तौड़ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभेद्य किला था और जब तक कोई उसका द्वार नहीं खोल देता तब तक किले को फतह करना नामुमकिन था। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग की एक कमजोरी भी थी कि बाहर से उसके खाद्यान्न की आपूर्ति आसानी से रोकी जा सकती थी और यही अकबर ने किया। दुखती नस पर हाथ रखा। परिणाम स्वरूप मंत्रीगणों के परामर्श और राजपूताने के भविष्य के लिए उदय सिंह को दुर्ग छोड़कर जाना पड़ा। राज परिवार किसी तरह दुर्ग को छोड़कर उदयपुर निकल गया। ठीक है और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने ही की थी, क्योंकि वे पहले ही भाप चुके थे कि राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ की रक्षा करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने उदयपुर को एक नई राजधानी के रूप में पहले से ही डेवलप कर लिया था। उधर जैसे ही किले का खाद्यान्न खत्म हुआ और अकबर किले में घुसा, तब तक वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, स्त्रियों ने जोहर कर लिया था। अकबर के हाथों कुछ नहीं लगा क्योंकि वहाँ राजा निकल चुका था और गुस्से में भीषण नरसंहार अकबर करने लगा। कहते हैं कि लगभग 30,000 जनता को अकबर ने गाजर मूली की तरह कटवा दिया था और यह अकबर के ऊपर एक दाग है, क्योंकि अकबर ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। अकबर ज़्यादातर युद्ध नहीं लड़ता था। अकबर अपने सेनापतियों के माध्यम से युद्ध लड़ता था। ज़्यादातर युद्ध में अकबर नहीं जाता था और युद्ध लड़ने ही नहीं देता था। उससे पहले ही संधि करके वो अपने राज्य में सामने वालों को मिला लेता था। लेकिन यह उसके ऊपर एक दाग है। उसने महिलाओं, बच्चों, किसी को भी नहीं छोड़ा था। सबको भीषण नरसंहार उसने किया। इधर राजपूतों में एक बार फिर एकता की कमी भी नजर आई। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उदय सिंह की एक और पत्नी थी जिनका नाम था धीरबाई, और धीरबाई के पुत्र का नाम था जगमाल। तो धीरबाई अपने पुत्र जगमाल को राजा बनाना चाहती थी और इसके लिए उसने राणा उदय सिंह को मना लिया था। तो राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को गद्दी सौंपी गई, लेकिन प्रजा, मंत्रीगण और सामंत सूबेदार जगमाल के पराक्रम से परिचित थे और वे उसे मेवाड़ की गद्दी के योग्य नहीं समझते थे। उन्हें पता था कि अकबर कई गुना शक्तिशाली व्यक्ति है और जगमाल को वह आसानी से परास्त कर देगा। उधर प्रताप को गद्दी का कोई मोह नहीं, लेकिन राज्य की रक्षा एवं मंत्रीगणों के आग्रह पर जगमाल को हटाकर उन्हें राजा बनाया गया। जगमाल अपना अपमान सहन नहीं कर पाया और मुगलों से जा मिला। ठीक है, तो ये राजपूतों की एकता में काफ़ी कमी थी। अकबर ने परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया और जगमाल को एक जागीर दे दी और उस पर उसको राजपाट दे दिया। एक और भाई था कुंवर शक्ति सिंह। तो कुंवर शक्ति सिंह भी अकबर से मिल गया था। ठीक है, ये महाराणा प्रताप का भाई था। अब शुरू होता है महाराणा प्रताप का असली जीवन, क्योंकि अभी तक तो महाराणा उदय सिंह का ही चल रहा था। महाराणा प्रताप को 1572 में गद्दी सौंपी गई। महाराणा प्रताप ने सीमित साधनों, क्योंकि चित्तौड़ का किला जा चुका था और ज़्यादातर, क्योंकि वह राजधानी थी तो ज़्यादातर साधन वहीं थे, लेकिन सीमित साधनों के साथ राज्य को सशक्त बनाने के प्रयास शुरू किए और मेवाड़ को शक्तिशाली बनाने के लिए दिन रात एक करने लगे। इधर अकबर के पास मेवाड़ के नाम पर सिर्फ चित्तौड़ का किला ही था, जिससे कि उसकी बात बन नहीं रही थी, क्योंकि व्यापार में उसे अब भी दिक्कत हो रही थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई बार अपने सामंतों को भेजा, जिनमें से कुछ सामंत प्रमुख है, जैसे कि एक है जलाल खान और मान सिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल। और मान सिंह ये वही व्यक्ति है जो आमेर का राजा था और अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। लेकिन आमेर अकबर की अधीनता स्वीकार करने से पहले महाराणा प्रताप के वंश या मेवाड़ के ही अंतर्गत आता था। महाराणा प्रताप का एक नियम था, जो कि महाराणा प्रताप का ही क्या, सभी राजपूताने और सभी भारतीयों की एक तरह से प्रथा है कि मेहमानों का हम आदर सत्कार करते हैं, जो कि राजपूतों की परंपरा भी है। ठीक है, तो जब महाराणा प्रताप के समक्ष राजा मान सिंह और ये जो भी है
टोडरमल, भगवानदास वगैरह जो भी आते थे, महाराणा प्रताप बखूब इनका स्वागत करते थे, भोजन करवाते थे और आदर सत्कार भी करते थे। लेकिन अधीनता स्वीकार करने की बात पर अडिग थे कि मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। अब जब अकबर की तमाम कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं माने, तब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। लेकिन अकबर खुद युद्ध करने के लिए नहीं आया, उसने राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अकबर महाराणा प्रताप से डरता था, क्योंकि महाराणा प्रताप की ताकत के सामने अकबर कुछ भी नहीं था, यह वह भलीभांति जानता था। अब 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी में एक पहाड़ी दर्रे में यह युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो मुगलों की ओर से आमेर के कपटी राजा मान सिंह और उनकी सेना 80,000 सेना के साथ मान सिंह मुगलों की ओर से, ठीक है। और वहीं मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप और उनके कुछ सरदार व कुछ भीलों की मदद से 20,000 की सेना के साथ उतरे। अब महाराणा प्रताप के खेमे में एक मुस्लिम भी था, एकमात्र मुस्लिम सरदार, जिनका नाम था हकीम खान सूरी। यह युद्ध शुरू हुआ, राजपूतों की वीरता देखते ही बनती थी। भीषण नरसंहार शुरू हुआ, ठीक है। कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा युद्ध था जहां इतना भीषण नरसंहार और रक्तपात हुआ। मुगलई सेना हौसला गंवा बैठी और भागने की तैयारी करने लगी। तभी मुगलों की हाथी सेना के सेनापति ने ऐलान करवाया और एक अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर एक विशाल सेना के साथ हमारी मदद के लिए बस पहुंचने ही वाले हैं, और जो भागेगा सेना उसे भी कुचल देगी। इस तरह मुगलई सेना डरी और वापस दुगने जोश के साथ राजपूतों से लड़ने लगी, क्योंकि भागेंगे तो भी मरेंगे, इसलिए लड़ेंगे, लड़कर ही मरेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इधर महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना भी घबराई, क्योंकि वैसे ही 80,000 सैनिक उनके सामने थे और बहुत बड़ी सेना आ रही है ऐसा उन्होंने सुना, तो उनके भी हौसले थोड़े पस्त हुए। इसके अलावा युद्ध में अकबर ने बहलोल खान नाम के एक ताकतवर और शूरवीर व्यक्ति को युद्ध में भेजा था। खास महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए इस व्यक्ति को भेजा गया था। वह मुगल सेना का सबसे ताकतवर व्यक्ति और कभी भी हार न मानने वाला सेनानायक था, ठीक है। बहलोल खान की अगर बात करें तो बहलोल खान की ऊंचाई महाराणा प्रताप से भी 3 इंच अधिक थी। तो आप सोच सकते हैं कि वो महाराणा प्रताप की टक्कर का व्यक्ति था। महाराणा प्रताप की हाइट थी 7.5 फीट और 7.8 फीट का था बहलोल खान। लेकिन महाराणा प्रताप की सिर्फ एक ही बात उसके लिए काफ़ी थी कि महाराणा प्रताप एक राजपूत थे और एक हिंदू थे। जब महाराणा प्रताप की भगवाधारी आंखें उससे टकराई और महाराणा प्रताप ने सिर्फ एक वार किया, एक ही वार में तलवार से जब एक वार किया महाराणा प्रताप ने, तो घोड़े के साथ बहलोल खान भी 2 अलग अलग भागों में बट गया। तो मुगली सेना के सबसे वीर योद्धा को एक वार में परास्त कर दिया था महाराणा प्रताप ने। उसके बाद महाराणा प्रताप मान सिंह की ओर बढ़े और हजारों की मुगलई सेना के बीच से होते हुए अपने खास घोड़े चेतक की मदद से मान सिंह तक पहुंचे। चेतक मान सिंह के हाथी के ऊपर पांव रखे चेतक ने और प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन मान सिंह महावत की आड़ में बच गया और उसका महावत मारा गया। इधर चेतक हाथी के दांतों में लगी तलवार के कारण घायल हो गया और प्रताप को मुगलों ने घेर लिया। यहाँ प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह, जो कि पहले मुगलों से मिल गया था, लेकिन पता नहीं उसका क्या जमीर जागा, ठीक है। और शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की मदद की और उन्हें वहाँ से किसी तरह निकाला, ठीक है। और सरदारों ने महाराणा प्रताप तक संदेश पहुंचाया कि आप किसी तरह यहाँ से निकल जाइए, तभी हम राजपूताने को और मेवाड़ को सुरक्षित रख सकते हैं, आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, अन्यथा यहीं सब समाप्त हो जाएगा। और इसी को देखते हुए महाराणा प्रताप वहाँ से अपने घोड़े चेतक के साथ निकले। उनके पीछे पीछे मुगल के सैनिक भी अपने घोड़े लेकर निकले, लेकिन चेतक एक तेज और ताकतवर घोड़ा था। घायल होने के बाद भी वह अपने मालिक को बचाने में समर्थ था। जब मुगल उसका पीछा कर रहे थे, तब नामुमकिन से लगने वाले एक नाले को, जिसकी चौड़ाई थी लगभग 26 फीट
चौड़े एक नाले को घायल चेतक फांद गया, जबकि बाकी घोड़े जो मुगल सेना के थे वो उसको स्वस्थ होते हुए भी पार नहीं कर पाए। इस तरह महाराणा प्रताप को बचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए और राजस्थान में जहां वह मरा है या जहां उसने अपने प्राण त्यागे थे वहां चेतक की याद में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है और चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जगह रखती है। इस तरह महाराणा प्रताप वहां से निकले। ठीक है, तो युद्ध अनिर्णित रहा, मतलब इसका कोई भी रिजल्ट रहा नहीं। ठीक है, लेकिन मेवाड़ियों को इसमें काफ़ी नुकसान हुआ और अभूतपूर्व वीरता और मेवाड़ी साहस ने अकबर के दांत भी खट्टे किए, यह बात भी सही है। यह युद्ध पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। इस युद्ध में प्रताप का अहम योगदान दिया था भीलों के सरदार राणा पुंजा भील ने, और इसके अलावा बींदा के झालामान और ग्वालियर के राम शाह तोमर और कुछ डोडिया राजाओं ने भी इनका हल्दी घाटी के युद्ध में साथ दिया था। इस युद्ध के बाद अकबर की सेना ने अगली सुबह हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर या राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया और महाराणा प्रताप युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे और उन्होंने इस समय कई कष्टों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सेना खड़ी करने की ठानी और अपने इस काम में जुट गए, लेकिन इस समय उनके पास धन संपदा का अभाव था, धन उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। तब उनके एक परम मित्र जिनका नाम था भामाशाह, और भामाशाह थे एक जैन परिवार के थे भामाशाह, और भामाशाह के जो पिता थे वह रणथंबोर के किले में किलेदार थे। तो इनके पास काफ़ी पूंजी या धन था और इन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना भी धन एकत्रित किया था वह सब अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को दान कर दिया। और यह महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक पल था और इस निष्ठापूर्ण सहयोग के कारण ही महाराणा प्रताप अपने राज्य मेवाड़ को और अपनी मिट्टी को वापस आज़ाद करवा पाए थे। कहते हैं कि भामाशाह ने इतना धन प्रताप को दिया था कि 12 वर्षों तक कम से कम 25,000 सैनिकों की खाने पीने की व्यवस्था महाराणा प्रताप उस धन से कर सकते थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए भामाशाह के योगदान को हमेशा याद रखा गया। तो दानवीर भामाशाह का एक अहम योगदान था महाराणा प्रताप के जीवन में। अब महाराणा प्रताप ने फिर से सेना की तैयारी शुरू कर दी और भीलों के हुनर का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि भील काफ़ी एक्टिव थे जंगलों में। तो भीलों के हुनर का इस्तेमाल करके छापामार युद्ध प्रणाली का उन्होंने विकास किया। अब मुगल सम्राट अकबर कितनी भी बड़ी सेना प्रताप को पकड़ने के लिए भेजता था तो सेना खुद प्रताप के जाल में फंस जाती और कुछ गिने चुने ही लोग वापस अकबर के पास जा पाते। अकबर ने कई बार अपनी सेना को भेजा और कई उसके एक से एक शूरवीर सेनापतियों की महाराणा प्रताप ने जान ले ली या उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और छापामार युद्ध प्रणाली काफ़ी सफल रही और जब अकबर हर संभव कोशिश के बाद थक गया था तब महाराणा प्रताप ने एक के बाद एक मेवाड़ी राज्यों में से मुगलों को हराना शुरू किया। ठीक है, और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके द्वारा राणा प्रताप ने खोए हुए अपने राज्यों पर फिर से शासन स्थापित किया। इसके बाद मुगलों व प्रताप के बीच लंबा संघर्ष चला और 1585 में जब मुगलों ने मेवाड़ को ढीला छोड़ दिया क्योंकि कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही थी, 1585 में जब मुगलों ने मेवाड़ को ढीला छोड़ दिया और पूर्वी बिहार की तरफ जो विद्रोह चल रहे थे उन्हें दबाने में अकबर का ध्यान लग गया, तब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और तेज कर दिया और महाराणा प्रताप ने उदयपुर, जो कि उनकी राजधानी थी, उदयपुर सहित 36 महत्वपूर्ण स्थानों को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा प्रताप का जिस समय राज्याभिषेक हुआ था उस समय उनके पास जितना साम्राज्य था उतना ही साम्राज्य उन्होंने फिर से खड़ा कर लिया था। इसके बाद अगले 12 वर्षों तक, ठीक है, जब तक कि महाराणा प्रताप की
मृत्यु या महाराणा प्रताप का स्वर्गवास नहीं हो गया, तब तक अकबर ने कई प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप के राज्य की सीमा को वह तनिक भी इधर से उधर नहीं कर पाया। और यह समय मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग रहा। इसके बाद प्रताप अपने राज्य को और प्रजा की सुख सुविधा में जुट गए। ठीक है, प्रताप ने उदयपुर से अपनी राजधानी चावंड, जो कि उदयपुर से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ स्थानांतरित की। और महाराणा प्रताप के डर से अकबर लाहौर से अपने राजकीय कार्य संचालित करने लगा, क्योंकि उसे लग गया था कि महाराणा प्रताप कभी भी आके मुझे कहीं भी मार सकते हैं। और महाराणा प्रताप के स्वर्ग सिधारने के बाद ही अकबर वापस आगरा आया था। महाराणा प्रताप अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक लड़े। अपने शौर्य, उदारता और अच्छे गुणों से जन समुदाय में प्रिय थे और सच्चे क्षत्रिय योद्धा थे, जिसका उदाहरण है कि जब उनका पुत्र अमर सिंह मुगलों की बेगमों को कैद करके लाया था, तो उन्होंने उन्हें वापस सम्मानपूर्वक भिजवाकर एक सच्चे क्षत्रिय का और विशाल हृदय का परिचय दिया था। और अमर सिंह किसको उठा के लाए थे, किसकी बेगमों को उठा के लाए थे? अमर सिंह लाए थे अब्दुल रहीम खाने खाना, वही रहीम जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं, रहीम। तो रहीम भी अकबर के सेनापति, अकबर की सेना में थे और एक बार आक्रमण के समय वो भी शामिल थे। और इन्हीं कुछ कारणों से अमर सिंह उन लोगों को उठा के लेके आ गए थे। तो महाराणा प्रताप ने वापस स्त्रियों को सम्मानपूर्वक रहीम तक पहुंचाया। और इसके कारण रहीम खान या अब्दुल रहीम खाने खाना ने महाराणा प्रताप की उनके ग्रंथों में तारीफ भी की। तो इन्हीं सब कारणों और गुणों की वजह से अकबर, जो कि महाराणा प्रताप का परम शत्रु था, वह भी उनकी वीरता और गुणों का प्रशंसक था तथा उनकी मृत्यु पर आंसू उसने भी बहाए थे। अकबर का एक दरबारी कवि था, उसका नाम था आड़ा। आड़ा नाम के कवि ने अपनी कविता में लिखा, और जिसका हिंदी में रूपांतरण है, आपके सामने पंक्तियां हैं, लेकिन हिंदी में इसका रूपांतरण मैं आपको बता रहा हूँ कि राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर शाह ने दांतों के बीच उंगलियां दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया और तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे नहीं झुकाया। तेरी रानियां कभी नवरोजे में नहीं आई और ना ही तू कभी बादशाही डेरों में गया, और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। तू सब तरह से जीत गया और बादशाह सब तरह से हार गया। इन पंक्तियों की रचना के लिए अकबर ने कवि आड़ा को सम्मानित किया था। और इस घटना से हम यह कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कितनी सच्चाई थी। एक समय तो ऐसा था जब अकबर अपना आधा साम्राज्य, यानी कि आधा हिंदुस्तान, आप सोच सकते आधा हिंदुस्तान अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य था, तो अकबर अपना आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को देने के लिए तैयार था। सिर्फ शर्त इतनी कि महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन कार्य करना है या अधीन राज करना है। लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार थी ही नहीं। सिर कटा सकते लेकिन सिर झुका नहीं सकते जैसे आदर्शों के साथ महाराणा प्रताप ने इस ऑफर या इस प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था। 1597 में, ठीक है, 1597 में शिकार के दौरान लगी गहरी चोट के कारण प्रताप का राजधानी चावंड में स्वर्गवास हो गया। प्रताप की अंतिम इच्छा थी कि पुरखों के किले चित्तौड़ पर उनकी विजय हो, लेकिन अकबर अपना पूरा जोर उसे बचाने में लगा चुका था, क्योंकि मेवाड़ में उसके पास उस किले के अलावा कुछ भी नहीं था और वह नहीं चाहता था कि चित्तौड़ के किले को वह एक बार जीतने के बाद फिर से खो दे। इसलिए उसने अपने पूरा जोर लगा दिया और प्रताप की यह इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन प्रताप ने अपना 90% राज्य, जो टोटल उनके पिता के पास था, उसका 90% और उनके पास जितना था उतना तो उन्होंने कर ही लिया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ उनके राजा बनने से पहले ही चला गया था। तो मेवाड़ का 90% साम्राज्य
महाराणा प्रताप ने वापस ले लिया था और यह उनकी सबसे बड़ी जीत भी थी। अकबर से प्रताप कभी नहीं हारा और हमेशा उसके सेनापतियों व सेना को रोनता चला गया और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान करने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।